हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गौतम और आप देख रहे हैं एजुकेशन कैंपस। मैं आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। इसी विश्वास के साथ मैं पुनः आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ आ चुका हूं। मैं आज आप लोगों को फिगर ऑफ स्पीच अर्थात अलंकार के पार्ट 2 के साथ आया हूं। पार्ट 1 इसका कंप्लीट हो चुका है, जिसमें मैंने फिगर ऑफ स्पीच के 8 काइंड के बारे में डिस्कस कर दिया है, जो कि आप लोगों ने देख ही लिया होगा। और मैं जो रिमेनिंग पार्ट था, जो रिमेनिंग इसका टाइप था, उसको लेकर आज मैं आप लोगों के सामने आ चुका हूँ। तो देखते हैं। 9th नंबर है आयरनी। आयरनी को हिंदी में कहते हैं व्यंग। व्यंग शब्द सुनने से ही ऐसा प्रतीत होता है, जिसका मतलब होता है हंसी मजाक, उपहास, विनोद। तो ये व्यंग है। इसके डिफिनेशन है, it is the use of words that mean the opposite of what you really think, especially in order to funny। हम लोग चर्चा कर चुके हैं पहले ही फन्नी, व्यंग। तो यह जो है it is the use of words, मतलब यह ऐसे शब्दों का इसमें उपयोग होता है जो that mean, जिसका मतलब है the opposite of what, मतलब जो दिखता है जैसा, उसका जो मीनिंग होता है वह उसके अपोजिट होता है, उसके उल्टा होता है। और दिखता कुछ और है, लेकिन उसका जो एक्चुअल मीनिंग होता है वो इंडिविजुअल मीनिंग से डिफरेंट होता है। तो इसके एग्जांपल है, देखते हैं इसके एग्जांपल को। दिस इज़ माई इंटेलिजेंट सन, मतलब यह मेरा तेज बेटा है, यह मेरा तेज तर्रार बेटा है। हु फेल्ड द यूनिवर्सिटी, जो विश्वविद्यालय फेल हो चुका है। तो यहाँ मतलब सेंटेंस का पहला पार्ट दूसरे पार्ट को कंट्राडिक्ट कर रहा है। मतलब दिस इज़ माई इंटेलिजेंट सन, यह मेरा बहुत तेज़ तर्रार बेटा है। तो जो तेज़ तर्रार बेटा है वह यूनिवर्सिटी फेल नहीं हो सकता, लेकिन बेटा एक्चुअल में जो है सो तेज़ तर्रार है ही नहीं, लेकिन बेटा को हंसी का पात्र बनाने के लिए इस स्टेटमेंट का यूज़ किया गया है। तो हम लोग जान लें कि किसी पर व्यंग करते हैं, उपहास करते हैं, उससे हंसी मजाक करते हैं, तो इसी स्टेटमेंट का यूज़ करते हैं। ये था हमारा आयरनी। अब हम लोग बढ़ते हैं 10th नंबर, पैराडॉक्स के बारे में जानेंगे। पैराडॉक्स को हिंदी में कहते हैं विरोधाभास। ए स्टेटमेंट एपियर टू कंट्राडिक्ट इटसेल्फ, मतलब ऐसा स्टेटमेंट जो खुद को, जो अपने आप को कंट्राडिक्ट करे, अपने आप का विरोध करे। तो वह जो स्टेटमेंट होता है, वह जो फिगर ऑफ स्पीच होता है, वह होता है पैराडॉक्स। इसको हम लोग रिकॉग्नाइज कैसे करेंगे? तो इसमें इम्पॉसिबल थिंग्स कीप टुगेदर, मतलब दो वर्ड या ऐसा दो सिचुएशन आएगा जो एक दूसरे के काफ़ी उल्टा होगा, या ऐसा मान लें कि उन दोनों को एक साथ एक जगह रखा या देखा या कहा नहीं जा सकता है। तो देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। लेस इज़ मोर, मतलब कम ज़्यादा है। क्या मतलब? जो कम है वह ज़्यादा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं लेस और मोर एक साथ यूज हुआ है, जो इम्पॉसिबल है, जो एक दूसरे के इम्पॉसिबल है और कंट्राडिक्ट भी कर रहा है। दूसरा है अर्न मनी बी स्पेंडिंग इट, मतलब अर्न मनी पैसा कमाना, बी स्पेंडिंग इट जिसका मतलब है पैसा खर्च करना। तो पैसा कमाना और फिर खर्च करना, तो क्या मतलब? ये दोनों एक साथ आ गया है, जो कि इम्पॉसिबल लग रहा है। अगला है द ओनली कॉन्स्टेंट इज चेंज, मतलब सिर्फ कांस्टेंट, मतलब सिर्फ ऐसा कांस्टेंट है जो चेंज नहीं हो सकता है। तो कांस्टेंट का मतलब होता है जो चेंज नहीं होता है, और चेंज का मतलब होता है बदलना। तो यहाँ इम्पॉसिबल वर्ड का प्रयोग एक साथ किया गया है, तो इसको हम लोग कहेंगे पैराडॉक्स। अब हम लोग आगे बढ़ेंगे, यूफिमिज्म के बारे में जानेंगे। यूफिमिज्म को हिंदी में व्यंजना कहते हैं। इसके डिफिनीशन है, एन एक्सप्रेशन इन विच द वर्ड्स आर नॉट यूज्ड इन देयर लिटरल सेंस, मतलब ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें जो वर्ड यूज होता है उस वर्ड का अपना जो लिटरल मीनिंग होता है उसका यूज नहीं होता है। और इसको रिकॉग्नाइज करने के लिए हम लोग यूज ऑफ ऑफेंसिव वर्ड, मतलब इसमें ऐसे वर्ड का यूज होता है, ऑफेंसिव वर्ड होता है, जो आपत्तिजनक वर्ड होता है, वैसे वर्ड का इस्तेमाल होता है। तो उस आपत्तिजनक वर्ड को रिप्लेस करके हम कोई दूसरा वर्ड दे सकते हैं जिस पर किसी को कोई आपत्ति नहीं होती है। जैसे इसके एग्जाम्पल से समझते हैं, जैसे ही डाइड, सामान्य भाषा में हम लोग कहते हैं वह मर गया, लेकिन वह मर गया थोड़ा
अच्छा नहीं लगता है, किसी को भी खराब लग सकता है। अगर इसी बात को हम कहेंगे ही पास्ड अवे मतलब वे गुजर गए, तो ये अच्छा लगता है। और डायरेक्ट बोल देते हैं ही डेड, ये उतना अच्छा नहीं लगता है। और दूसरा है ओल्ड का मतलब हुआ बूढ़ा, तो किसी को बूढ़ा कहेंगे तो उसको खराब लगेगा। लेकिन गेटिंग ऑन जो इसका सेम मीनिंग है, तो गेटिंग ऑन कहने से उसको खराब नहीं लगेगा। तो इसमें हम लोग ऐसा समझें कि इसमें ऐसे वर्ड का यूज होता है जो ऑकुलिन रहता है, जो किसी को अच्छा नहीं लगता है, और फिर उसको रिप्लेस करके कुछ ऐसे वर्ड का यूज किया जाता है जो अच्छा होता है, बेहतर होता है, किसी को वह वर्ड सुनने में अच्छा लगता है, उसको खराब नहीं लगता है, वर्ड ऑफेंसिव नहीं होता है। आगे है इडियम्स को मुहावरे कहते हैं। एन एक्सप्रेशन हुज मीनिंग इज डिफरेंट फ्रॉम द मीनिंग ऑफ द इंडिविजुअल वर्ड्स इन इट। मतलब हम लोग पहले से ही जानते हैं ऐसा एक्सप्रेशन, ऐसा वर्ड ग्रुप्स जिसका जो अपना मीनिंग रहता है, जो उसका लिटरल मीनिंग रहता है, और जो उसका जो मीनिंग यूज होता है वह डिफरेंट हो जाता है। इंडिविजुअल मीनिंग से उसका जो है सो लिटरल मीनिंग जो है सो अलग हो जाता है, डिफरेंट हो जाता है। देखते हैं इसके एग्जाम्पल को। हीट द सेक, जिसका मतलब है गो टू स्लीप। अगर हम इस वर्ड पर हम लोग एनालिसिस करते हैं तो हीट का मतलब होता है प्रहार करना, द सेक मतलब बोरा पर प्रहार करना, सेंसलेस बात है। लेकिन इसका जो मीनिंग है, इंडिविजुअल मीनिंग, इससे डिफरेंट मीनिंग क्या है? गो टू स्लीप मतलब सोने के लिए जाना। तो हम लोग यहाँ देख रहे हैं जो इसका अपना मीनिंग है, जो गिवन वर्ड है, और जो आने वाला मीनिंग है, जो इसका एक्चुअल मीनिंग होता है, वह डिफरेंट है। अगला एग्जाम्पल है ऑन क्लाउड 9 बीइंग वेरी हैप्पी, बहुत खुश होना ये तो ठीक है, लेकिन ऑन क्लाउड 9 मतलब 7वें आसमान पर होना, इसका मतलब हुआ 7वें आसमान पर होना, तो बहुत खुश होना। तो यह जो इसका इंडिविजुअल मीनिंग है और जो इसका एक्चुअल मीनिंग है वह दोनों डिफरेंट है। तो इडियम्स में ही होता है जो उसका इंडिविजुअल मीनिंग है वह एक्चुअल मीनिंग से डिफरेंट होता है। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच पर, जिसका नाम है पन को हिंदी में कहते हैं यमक। देखते हैं यमक के बारे में। ए पन इज अ प्ले ऑन वर्ड्स सेंटरिंग ऑन अ वर्ड विथ मोर देन वन मीनिंग और वर्ड्स डेट साउंड अलाइक। मतलब इस पन में क्या होता है, इसमें ऐसे वर्ड का यूज होता है जो देखने में एक जैसा लगता है, या उसका जो प्रोनाउंसिएशन है, जो उसका साउंड है वह सेम रहता है, लेकिन दोनों वर्ड का जो मीनिंग होता है, एक्चुअल मीनिंग, वह डिफरेंट रहता है। जैसे टाइड मतलब बांधा हुआ, और दूसरा टाइड मतलब ज्वार। TIED और TIDE सुनने में दोनों वर्ड लगता है एक जैसा है, और लेकिन दोनों का मीनिंग बिल्कुल डिफरेंट है। अगला है सन, SUN सन मतलब सूरज, और SON सन मतलब बेटा। सुनने में एक जैसा लेकिन मीनिंग बिल्कुल अलग। तीसरा है लाइट मतलब प्रकाश भी होता है, और लाइट मतलब हल्का भी होता है। आगे है टेल मतलब पूछ भी होता है, और TALE मतलब कहानी भी होता है। तो हम लोग जाने यमक में, पन में, कि वर्ड जो है सो सेम साउंडिंग लगता है, उसका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा ही रहता है, लेकिन उसका मीनिंग डिफरेंट रहता है। और आज का जो सबसे लास्ट है वह है सिनेक्डॉक को हिंदी में कहते हैं उपलक्ष्य अलंकार। देखते हैं इसको। इट इज़ यूज टू सिग्निफाई द होल और वाइस वर्सा। मतलब यह जो फिगर स्पीच है इसका प्रयोग किया जाता है किसी होल को सिग्निफाई करने के लिए। मतलब किसी भी चीज़ के बारे में अगर उसके एक छोटा सा पार्ट के बारे में ही बोल दिया जाए तो उस पूरे चीज़ का बोध हो जाता है। जैसे अगर हम किसी कार के बारे में बोलते हैं तो एक्चुअल हम लोग कार को व्हीलर्स कहते हैं। तो व्हीलर्स कहने से ही, जबकि हम लोग सभी जानते हैं कि व्हील मतलब चक्का होता है, एक छोटा सा पार्ट होता है कार का, लेकिन जब व्हीलर्स बोल देते हैं तो व्हीलर्स कहने से तात्पर्य हो जाता है कार, और कार बोल देने से भी तात्पर्य हो जाता है कि उसमें चक्के लगे रहते हैं। तो यहाँ यही होता है कि उस किसी भी चीज़ के छोटे पार्ट के बारे में कह देना या उसके बारे में बोल देने से ही उस पूरे चीज़ का नाम आ जाता है। इसके एग्जांपल है द वाइट हाउस। द वाइट हाउस जो है वह अमेरिका का मतलब US का प्रेसिडेंट हाउस है, जिसको सिर्फ वाइट हाउस कहने से ही काम चल जाता है। वैसे सुनने में बड़ा छोटा लगता है, बड़ा समान लगता है वाइट हाउस, लेकिन यह जो है US का प्रेसिडेंट हाउस होता है। दूसरा है इंग्लैंड, जिसको कहते हैं ग्रेट ब्रिटेन। जो इंग्लैंड जो है यह छोटा सा वर्ड है इंग्लैंड, लेकिन यह जो है
एक पूरे मीनिंग, एक होल मीनिंग को प्रोड्यूस करता है, जो है ग्रेट ब्रिटेन। अगला है व्हील्स। व्हील्स मतलब होता है चक्का, लेकिन व्हील्स कहने से ही व्हीकल्स का बोध हो जाता है, कोई सवारी, कोई गाड़ी का बोध हो जाता है। तो ये था हमारा जो मुख्य रूप से 14 फिगर ऑफ स्पीच हमने आप लोगों के बीच डिस्कस किया। मैक्सिमम जो होता है इसी से आपका काम चल जाता है, और बहुत प्रकार के फिगर ऑफ स्पीच होते हैं जिसके बारे में अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, लेकिन आपके परीक्षा के तैयारी के दृष्टिकोण से यह 14 ही काफ़ी महत्वपूर्ण है, जिसको पढ़ना आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। बाकी आप अपने इच्छा से पढ़ सकते हैं। और हमने 2 वीडियो इसका बनाया है, तो फर्स्ट सीरीज़ कंक्लूड हो चुका है। आज मैं आप लोगों के सामने पार्ट 2 लेकर आया था, और मैं आशा करता हूं कि इस वीडियो को भी आप अधिक प्यार दीजिएगा, और अधिक वीडियो पाने के लिए लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करेंगे मेरे चैनल को।